स्टूडेंट वेलकम बैक। लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है FES, फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखिए अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इसके नाम से ही पता चल जाते हैं। जैसे इसमें कहीं ना कहीं एक फ्लेम यूज़ हो रही होगी और इसी तरीके से इसमें कुछ क्या हो रहा होगा, एमिशन हो रहा होगा, ठीक है ना, एमिशन हो रहा होगा। और ये इस तरीके की किस तरीके की टेक्निक होगी, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर बच्चों आप लोगों को पहले भी जानकारी दी गई है। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, जो मैटर होता है जिसको भी स्टडी करना है उसके ऊपर कोई लाइट सोर्स या कोई एनर्जी डाली जाती है और वो लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने ग्राउंड स्टेट से अपने एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाती है, जैसे स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री के केस में देखा था आपने। और उसके बाद वो उससे छोटी एनर्जी की लाइट को रिलीज़ करता हुआ, मतलब फोटोन को रिलीज़ करता हुआ जो है रिलैक्स होता है। मतलब कोई मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जहाँ से वो वापस लौटता है अपनी ग्राउंड स्टेट में विद द रिलीज ऑफ सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है ना। और इसकी स्टडी, इस वेवलेंथ की स्टडी जो है, इसको करके हम लोग बताते हैं कि भाई हमारी जो है ये मैटर क्या था, कितना था, है ना। तो इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये एटमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ध्यान रहे, इसमें कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल हाईलाइट करते हुए चलनी है। एक तो ये एटमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके अंदर जो भी चीज़ आप स्टडी करोगे वो एटम्स होंगे। आप लोगों ने स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री के अंदर देखा था, जो भी चीज़ आप स्टडी करते थे वो कुछ क्या होते थे, कंपाउंड्स होते थे, मॉलिक्यूल्स होते थे। तो जो स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री था उसको मान सकते हो आप जस्ट उल्टा किसका, जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है ना। जबकि इस FES को आप जस्ट उल्टा मान सकते हो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जस्ट उल्टा। तो मैं खैर कह रहा हूँ, हालांकि वो टेक्निक बहुत ज़्यादा सुपीरियर है इससे। क्यों है वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको कि वो टेक्निक इससे ज़्यादा क्यों सुपीरियर है। तो अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन मेटल्स इससे फाइंड आउट की जा सकती है। बस ये इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। इसी कारण मैं आपको कह रहा हूँ कि AAS ज़्यादा सुपीरियर टेक्निक थी। तो सर्टेन मेटल्स की कंसंट्रेशन को पता करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं। सर्टेन मेटल्स के अंदर ये 3 मेटल्स बहुत जनरली यूज होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इसके अलावा लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम ये भी पता किए जा सकते हैं। तो इन जो तीनों को मैंने नाम लिया, इन तीनों को आप यूँ समझ सकते हो कि ये हम एल्कलाइन मेटल या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये लिमिटेड स्टडी है तो इसका स्कोप उसी हिसाब से कम भी होगा। मगर बच्चों जहाँ पे ये यूज़ होती है वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कहाँ पे यूज़ होती है उसको तो खैर हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर आप आगे देखें, इसमें आगे देखिए, इस एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात समझें। इसका प्रिंसिपल क्या है या फिर एक वर्किंग स्टाइल क्या है इसका, ये समझते हैं। देखिए, कोई मेटल है उसको एक फ्लेम के ऊपर रखते हैं, फ्लेम के ऊपर, और फ्लेम में ये क्या हो जाता है, मेटल क्या हो जाता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अभी मैं आपको और डिटेल में इसकी बात बताऊंगा, पर मैं प्रिंसिपल में बता रहा हूँ। जब मैं इंस्ट्रूमेंटेशन बताऊंगा तो मैं और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी केवल प्रिंसिपल के हिसाब से समझिए। कोई मेटल जब फ्लेम के ऊपर रखा जाएगा तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे आकर के जो लाइट निकालेगा, इस लाइट को हम लोग स्टडी करेंगे। ये इसका प्रिंसिपल है। तो अगर मोटे तौर पे पूछा जाए भाई इसका प्रिंसिपल क्या है, तो आप बोलेंगे जी इसका प्रिंसिपल है एमिशन, ठीक है ना। और ज़्यादा पूछा जाए तो आप बोलोगे जी एटमिक एमिशन, ठीक है ना। और ज़्यादा पूछा जाए तो आप बोलोगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम and then revert back to release certain wavelength which is studied for the characteristics of the particular metal, है ना। तो इस तरीके से ये इसका बच्चों क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। आगे बढ़े, ये मशीन है, इंस्ट्रूमेंटेशन आपको पढ़ना है, तो मशीन ये आपकी है। इस मशीन को आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको पहले इसके पार्ट्स रिकॉग्नाइज करा देता हूं, जिसको कि हमने आगे फ्लो चार्ट में भी डिस्कस किया हुआ है। मगर फ्लो चार्ट में और मशीन में देखने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि फ्लो चार्ट तो वर्किंग मॉडल ऐसा होता है, इसके बाद ये वाला कंपोनेंट, इसके बाद ये वाला कंपोनेंट, इसके बाद ये वाला, ठीक है ना। तो उस तरीके से देखने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो बच्चों ये वाला जो जंक्शन है ये है इसका
एस्पिरेटर सिस्टम। यह है क्या नाम है? एस्पिरेटर सिस्टम, ठीक है ना। एस्पिरेटर सिस्टम, एस्पिरेटर सिस्टम का मतलब हो गया यहाँ से आपका सैंपल यहाँ पे रखेंगे और सैंपल को ये सक करेगा, एस्पिरेट करेगा। वो सैंपल का इनलेट यही है, सैंपल यहीं से इस मशीन के अंदर एंटर करेगा। साथ साथ इसके बाद जो है यहाँ पे एक छोटा सा नोज़ल और रहती है जिसके साथ एयर के साथ वो मिक्स हो जाएगा। किसके साथ मिक्स हो जाएगा? एयर के साथ, मतलब सैंपल प्लस एयर, इनके साथ ये मिक्स हो जाएगा। तो ये SA जो है सैंपल प्लस एयर का कॉम्बिनेशन जो है, इसके बाद ये आगे जा कर के ये मशीन का पार्ट है, ये है नेबुलाइजर। इसको कहते हैं बच्चों नेबुलाइजर। नेबुलाइजर के से जाएगा। नेबुलाइजर मैंने आपको पहले भी बताया था, नेबुलाइजर के अंदर बहुत छोटी छोटी नोजल्स लगी हुई रहती हैं जो कि सॉल्यूशन को मिस्ट की फॉर्म में आगे भेजती हैं। मिस्ट में भेजने से क्या फ़ायदा है? एक तो सारा का सारा सैंपल क्या हो जाता है, छोटे छोटे पोर्शंस में टूट जाता है, जिससे कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स अलग अलग हो जाते हैं और उसके बाद वो बहुत ईजीली क्या हो जाते हैं, इवेपोराइज हो जाते हैं। नेबुलाइजर से आगे बढ़ने के बाद इस वाले पोर्शन में, इस डब्बे के अंदर बच्चों इनकी फ्लेम भरी हुई है। फ्लेम है, फ्लेम मतलब आग, बर्नर जो होगा उससे फ्लेम चलेगी, बर्नर के अंदर फ्लेम जलेगी। और ये आपका आई पीस है, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो फ्लेम चल रही है वो ठीक है कि नहीं है। इस पोर्शन को आप उसकी चिमनी समझ सकते हो, यहाँ से लाइट बाहर निकल रही है और फ्लेम जलाते कहाँ से? यहाँ से जलाते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक क्या होता है, एक जैसे हम घरों में लाइटर यूज़ करते हैं ना, वैसे ही लाइटर होता है, उससे लाइटर से जला करके और इसको फ्लेम जलाते हैं इसके अंदर और इस आई पीस से उसको चेक करते हैं, ठीक है। आगे देखें, इसके बाद लाइट जलने के बाद एब्जॉर्प्शन, लाइट जलने के बाद इसके ऊपर इस नेबुलाइजर से स्प्रे करते हैं और स्प्रे करने के बाद उससे जो रेडिएशन निकलती है वो आगे बढ़ जाती है, जिनको कि एक यूनिट्स के थ्रू, जो कि मोनोक्रोमेटर यूनिट्स होंगी या फिर इस तरीके की यूनिट्स होंगी, आपको पता ही है, मिरर्स और मोनोक्रोमेटर्स का कॉम्बिनेशन होगा। उससे होने के बाद फिर वो डिटेक्टर सिस्टम में जाएगा और डिटेक्टर सिस्टम के होने के बाद वो इस डिस्प्ले में दिखाई देगा। जो ये डिस्प्ले है यहाँ पे, ये जो डिस्प्ले है इसमें आपको दिखाई देगा। इस तरीके की बच्चों ये कुछ टेक्निक है। थोड़ा सा इसको ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है, इसको भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये सैंपल है, सैंपल को एस्पिरेट कर रहे हैं। एस्पिरेट करने के बाद ये नेबुलाइज़र पे जा रहा है। नेबुलाइज़र पे बच्चों एक और कॉम्बिनेशन, एक और चीज़ आ रही है जिसको कि एयर कहा। ये जो एयर है बच्चों, ये ऑक्सीडेंट है बेसिकली, है ऑक्सीडेंट, मतलब ये ऑक्सीडाइज करती है, जलने में मदद करती है। याद रखना, सैंपल को जलाना है, जलाने में मदद करने के लिए एयर को यूज़ करते हैं। एयर के अंदर होती है ऑक्सीजन। तो कुछ ऑक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिनको कि यूज़ किया जाता है ताकि वो मेटल को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करे। नेबुलाइजर से स्प्रे करने के बाद यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर बताया हुआ है, तो ये कोई बात नहीं, और इसको नेबुलाइज करना है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस वाले, ये वाला जो सिस्टम दिखा रखा है, इसमें फ्यूल भी इस वाले चैम्बर में आ गई है, ठीक है ना। तो इसी चैम्बर में फ्यूल भी आ गई और इसी में जो आपका सैंपल प्लस जो एयर थी वो आ गई। ये तीनों चीज़ें मिक्स होकर के जब स्प्रे की गई तो एक फ्लेम में जलने लगी है, ठीक है ना। फ्लेम में जैसे ही जलने लगी तो जलने के बाद इससे लाइट एमिट हुई और जो लाइट एमिट हुई उसको फोकस कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कहाँ पे फोकस कर दिया बच्चों? एक स्लिट पे फोकस कर दिया और स्लिट से बाहर निकलती हुई लाइट एक प्रिज्म पे पड़ी, मोनोक्रोमेटर यूनिट जिसको कह सकते हैं। और मोनोक्रोमेटर यूनिट के बाद फिर ये एग्जिट स्लिट में पड़ी। एग्जिट स्लिट के बाद बच्चों ये डिटेक्टर सिस्टम होंगे कुछ हमारे पास, और डिटेक्टर सिस्टम के बाद फाइनली ये आउटपुट डिवाइसेस में दिखाई देंगी। तो ये तो आपने इसका ब्लॉक डायग्राम समझ लिया। अब मैं इसमें एक एक पार्ट को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है, देखिए एस्पिरेटर को समझाने की तो कोई बात ही नहीं है। एस्पिरेटर तो जो है एक तरीके से यूँ समझ लीजिए पिचकारी की तरह काम कर रहा है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो है नेबुलाइजर। नेबुलाइजर क्या करता है? बिगर लिक्विड ड्रॉपलेट को स्मॉलर लिक्विड ड्रॉपलेट्स में करता है। मैंने आपको क्या बोला, ये क्या करता है? नेबुलाइजर का काम है फाइन मिस्ट के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो है ना, वो जो कि इसने सैंपल सक किया है। याद रखें, सैंपल हमेशा सॉल्यूशन की फॉर्म में है, यहाँ पे हमेशा सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा इसमें। बल्कि ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि किस चीज़ में उस मेटल का सॉल्यूशन बना होगा। तो मेटल के सॉल्यूशंस
जनरली इसमें क्या है, मेटल के सॉल्यूशंस किस में बनाने हैं, वाटर में बनाने हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। एक्वस में चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो एसिडिक, चाहे वो बेसिक हो, कोई बात नहीं, मगर वो होना वाटर में ही चाहिए, क्योंकि बाकी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो बच्चों फ्लेमेबल होते हैं, तो वो आग पकड़ लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, मतलब एक्सप्लोजिव हो जाएगी कंडीशंस, ठीक है ना। तो इसलिए हम उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें लिमिटेड मेटल्स की स्टडी करते हैं, क्योंकि आप देखोगे हर जगह इसमें कहीं ना कोई लिमिटेशंस होगी, ठीक है ना। इस स्टडी को बेसिकली जब डिज़ाइन किया गया था तो सोडियम के ऊपर डिज़ाइन किया गया था, पर बाद में उन्होंने पोटेशियम में और कैल्शियम में और कुछ हद तक बेरियम में भी उन्होंने ठीक माना, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। बहुत महंगी डिवाइस नहीं होती। हम लोगों ने जो इसका लेटेस्ट वर्जन अपनी लैब में ख़रीदा है वो हमारे को मतलब तकरीबन अराउंड 50,000 रुपये का पड़ा, तो आप ये समझ सकते हैं। और मैंने जो यूवी का लैंप केवल चेंज किया था, एक लैंप टंगस्टन लैंप जो मैंने चेंज कराया था उसकी कीमत भी 50,000 रुपये थी। तो अब आप समझ सकते हो कि ये दोनों की दोनों मेरी स्टडीज़ जो हैं कितना डिफरेंस है। मेरी यूवी की मशीन 5 लाख रुपए की आती है, जबकि ये मेरी 50,000 रुपये की आती है, तो इतना डिफरेंस इसमें आ जाता है। यूवी का केवल एक पार्ट ही जो है ना इससे महंगा है, ठीक है ना। जब हम यूवी मशीन की AMC लेते हैं, मतलब उसको बनाने के लिए मैकेनिक को भेजते हैं, तो 50,000 रुपये का बिल वही 23-24,000 रुपये का बिल दे देता है वो, ठीक है। इतना डिफरेंस है दोनों मशीनों के ऊपर। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये नेबुलाइज़र का रोल था। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन इसमें आता है, ये कुछ नेबुलाइज़र के टाइप है, न्यूमेटिक नेबुलाइज़र, इलेक्ट्रोथर्मल वेपराइज़र या अल्ट्रा नेबुलाइज़र, ये सब 3-4 तरीके के मैकेनिकल मतलब इनके मॉडल्स हैं, उनको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा फ्लेम की बात आ जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी बच्चों वो है फ्लेम। फ्लेम इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नाम में भी इसके फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आ रहा है। तो फ्लेम इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे जो सैंपल होता है वो बर्न होता है। याद रखें, उसमें सैंपल बर्न होता है। अच्छा, बर्न होके क्या होता है, बर्न होकर के सैंपल में से जितना भी सॉल्यूशन वॉल्यूशन है सब उड़ जाता है। फिर क्या बच जाता है, वो केवल मेटल बच जाता है। वो जो मेटल होता है उसका क्या होता है, वो जल करके वेपराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, वेपराइज, मतलब वो सॉल्यूशन फॉर्म से एक्वस फॉर्म से वेपर फॉर्म में आ जाता है, गैसियस फॉर्म में आ जाता है। जब वो गैसियस फॉर्म में होता है तो अगला एक्साइटेशन, अगली चीज़ जो अब जब उसको और एनर्जी दोगे तो वो अगला क्या काम करेगा, वो केवल और केवल क्या करेगा बच्चों, केवल और केवल अपनी ग्राउंड स्टेट से अपने एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनों को क्या कराएगा, ट्रांजिशन कराएगा, जो कि वापस लौटेंगे जब एमिशन का टाइम आएगा। और ये जो एमिशन होगी, ये एमिशन की वेवलेंथ यूवी और विजिबल रीजन की होगी, जिसको कि हम लोग स्टडी कर पाएंगे। ये बच्चों पूरा इसका मॉडल है। देखिए समझ में आ गई बात आपको। तो फ्लेम का रोल क्या है, फ्लेम एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो कि 2 काम करेगा। एक तो सैंपल में मेटल को, देखिए सैंपल में केवल और केवल मेटल को गैसियस फेज में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा उसी गैसियस फेज वाले एटम को एनर्जी सप्लाई करके उसको क्या कराएगा बच्चों, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में करेगा। जिसके बाद जब वो नीचे आएगा तो उसकी जो एमिटेड लाइट है उसको हम देखेंगे। अब ये देखो बच्चों, अलग अलग लाइटें दिखा रखी हैं इसमें, फ्लेम का कलर दिखा रखा है। जो फ्लेम होगी वो तो बेसिकली एक कलर से जलेगी, पर जब उसके ऊपर सैंपल्स जाएंगे और सैंपल जलने लगेंगे तो सैंपल के कलर अलग अलग हो जाएंगे। कलर अलग अलग मतलब अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होगा, और वो रेडिएशन अलग अलग जो है उन्हीं को तो हम स्टडी करना चाह रहे हैं। मतलब आप देख लेंगे कि अगर पीले तरीके से लैंप जल रहा है, फ्लेम जल रही है, तो आप मोटे मोटे हिसाब से खुद भी बोल पाएंगे जी इसके अंदर सोडियम होगा, इसका मतलब, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कब किसके कारण कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, या फिर दूसरे तरीके से ये बोले कि कौन सा मेटल कौन सी लाइट को क्या करता है, एमिट करता है, ठीक है जी। आगे देखें, ये है बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल इसमें पॉइंट, इस बात को आप जरूर लिख दें। इसमें अलग अलग तरीके के मैंने आपको बताया फ्यूल यूज़ होते हैं, ठीक है ना। जो फ्यूल यूज़ होते हैं उसमें ये वाले फ्यूल्स हैं, और कुछ ऑक्सीडेंट यूज़ होते हैं, ये ऑक्सीडेंट है, और कुछ टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो सॉरी, ठीक है, इसमें जो यूज़ होने वाले फ्यूल हैं वो हाइड्रोजन भी यूज़ हो सकता है हाइड्रोकार्बन्स के साथ, मीथेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन, केवल एसिटाइलिन, ये फ्यूल यूज़ हो सकते हैं। और जब ये फ्यूल एयर ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में काम करेंगे, मतलब अगर आपने केवल एयर डाली तब इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, और जब आप इसको केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे तो इतना
आपको क्या होगा बच्चों, इतना आपको टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा। दोबारा से इस डेटा को समझें, अगर आपने अपने ये वाले फ्यूल्स को लिया तो ये फ्यूल्स एयर और ऑक्सीजन दोनों के साथ अलग अलग टेम्परेचर से दिखाएंगे। मोटा मोटा समझिए कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर एसिटाइलिन के केस में आपको मिलेगा और सबसे कम आपको हाइड्रोकार्बन गैसेस के फॉर्म में मिलेगा। हाइड्रोकार्बन गैस से मेरा मतलब है बच्चों नेचुरल गैस या फिर एलपीजी। अगर मैं एलपीजी एज ए सोर्स लेता हूँ तो मुझे 1750 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, जब मैं एयर एज ए ऑक्सीडेंट ले रहा हूँ। अगर मैं एयर ऑक्सीडेंट नहीं ले रहा हूँ तो मुझे ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। ऑक्सीजन मुझे थोड़ी महंगी भी पड़ेगी और मेरी मशीन में एक और जगह कुछ मतलब एक तो एलपीजी का सिलेंडर लगा हुआ है और एक मेरे को एयर का ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़ेगा, तो मेरा खर्चा भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसका इनिशियल मॉडल देखूं तो उस इनिशियल मॉडल में एलपीजी गैस के साथ एयर को इसके अंदर डालते हैं। एयर को कैसे डालते हैं, किसी वैक्यूम उससे पंप के थ्रू, ठीक है ना। तो इसमें दो तरीके के चीज़ें यूज़ होती है, एक पंप यूज़ होता है बच्चों और एक फ्यूल के लिए सिलेंडर यूज़ होता है। इतनी बात आप उस मशीन में और जोड़ देंगे। जो मशीन आपको मैंने दिखाई थी उसमें दो चीज़ें और जोड़ दोगे, एक तो गैस का सिलेंडर जोड़ दोगे और दूसरा बच्चों क्या जोड़ दोगे, एक पंप जोड़ दोगे। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एसिटाइलिन आपको पता है, गैस वेल्डिंग के लिए एसिटाइलिन यूज़ करते हैं, है ना। तो उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर होता है और अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करें तो क्या होता है बच्चों, 3050 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ यहाँ पे साथ साथ कि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है और केवल कुछ ही मेटल, जैसे कि मैंने आपको 3-4 नाम लिए, यही मेटल इस समय क्या होते हैं, एमिशन शो करते हैं। अदरवाइज और मेटल अगर होंगे तो उनके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको फ्लेम में ही काम करना है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा ये टेक्निक थोड़ी सी लिमिटेड है, मगर ये बहुत सस्ती टेक्निक है। इसको कोई स्कूल भी खरीद सकता है। तो ये सस्ती टेक्निक है, तो इस तरीके की स्टडीज़ जब करते हैं तो सस्ते के चक्कर में, और इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, तो आप इसको रिकमेंड करते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे सोडियम पोटेशियम की बात आती है, जैसे अगर मैं 1-2 एग्जांपल बताऊं तो बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिसके अंदर सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डाइक्लोफेनेक सोडियम या डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, इस तरीके की चीज़ें होती है। तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है टेक्निक, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई इसके अंदर, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें है, बर्नर जो है, 2 तरीके के बर्नर बच्चों इसमें यूज़ होते हैं। एक तो होता है बच्चों टोटल कंजम्पशन बर्नर। टोटल कंजम्पशन बर्नर मतलब जितना गैस प्लस सैंपल प्लस एयर, जो सारी की सारी चीज़ें होती है सब के सब बर्न हो जाता है, मतलब सारा सैंपल 100% सैंपल इस केस में बर्न हो जाता है। तो इसको कहते हैं टोटल कंजम्पशन बर्नर। देखिए एक तरफ से आपका फ्यूल आया और एक तरफ से ऑक्सीडेंट आया, ये 3 ऑक्सीडेंट जनरली यूज़ होते हैं और उसमें भी एयर जनरली यूज़ होती है। तो ये दोनों चीज़ों के मिक्सचर को क्या करते हैं, ये कम्प्लीटली बर्न कर देता है। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, टोटल कंजम्पशन बर्नर। कुछ ऐसे बर्नर भी होते हैं जो कि प्रीमिक्स करने के बाद, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, प्रीमिक्स करने के बाद जो है ना इसको डिस्पेंस करते हैं, नेबुलाइज करते हैं। तो ऐसे बर्नर्स में केवल 5% अमाउंट ऑफ सैंपल ही क्या होती है, बर्न हो पाती है, बाकी 95% अमाउंट ऐसी वेस्ट हो जाती है। तो ये भी मतलब इसमें एक बात है। इसके अलावा मिरर, देखिए मिरर या लेंस कहें, एक तो मिरर है इसमें और एक है लेंस, ठीक है। थोड़ा सा इसको वाइड करते हैं और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं इस मशीन में। एक इसमें लेंस है, मिरर है, और एक इसमें लेंस है। मिरर क्या करेगा, लाइट जो जलने के बाद, बर्न होने के बाद, सैंपल यहाँ पे बर्न हो रहा है बच्चों, यहाँ पे बर्न हो रहा है, इसके बर्न होने के बाद कुछ रेडिएशन इस डायरेक्शन में भी जा सकती है और कुछ डायरेक्शन इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। जो इस डायरेक्शन में जा रखी है उसको वापस रिफ्लेक्ट करके इधर भेजना है, तो इसके लिए कॉनकेव मिरर आता है। कॉनकेव मिरर, जो आपकी डिवाइस है उसमें कॉनकेव मिरर जरूर डाल दें, कॉनकेव मिरर आता है, ठीक है ना। अब ये स्टडी अलग बात हो गई कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, उस चीज़ पे अभी हम नहीं पढ़ेंगे। तो एक जो लाइट होगी, जो सारी की सारी लाइटें होंगी, ये इस मिरर की, इस लेंस की तरफ जाएगी, जो कि इसको क्या करेगी, फोकस करेगी, कन्वर्ज करेगी। आपको पता है कन्वेक्स लेंस का मतलब होता है कन्वर्जेंस करना, ठीक है ना। कन्वर्ज करेगी किसमें, इस स्लिट में कन्वर्ज करेगी। इस स्लिट के बाद एक छोटी सी मोनोक्रोमेटर यूनिट भी होती है जो कि इसको फिर स्प्रेड करेगी, और स्प्रेड करने के बाद अगेन जो है एक एग्जिट स्लिट होगी। मतलब ये मोनोक्रोमेटर यूनिट के ही पार्ट हो गए तीनों की तीनों चीज़ें, एंट्रेंस स्लिट,
मोनोक्रोमेटर में जो प्रिज्म यूज़ किया और इसके बाद एग्जिट स्लिट, ये मोनोक्रोमेटर के पार्ट हो गए। उसके बाद बच्चों ये जाएंगे किसमें, डिटेक्टर सिस्टम में। तो उसके बाद इसका नेक्स्ट पोर्शन पड़ेगा बच्चों, स्लिट्स के से पास होने के बाद ये बात किस में जाएगी, डिटेक्टर सिस्टम में। और डिटेक्टर सिस्टम में जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला डिटेक्टर है बच्चों, वो है हमारा, वो डिटेक्टर कौन सा डिटेक्टर है, वो है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को आपने यूवी में भी देखा, आपने इसको डबल एएस में भी देखा, आपने इसको स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री में भी देखा, और यहाँ पे भी आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट टाइप का जो है डिवाइस है या रिकॉर्ड डिटेक्टर सिस्टम है। इसमें क्या होता है, जो लाइट आई है वो बहुत वीक होने के कारण क्या होती है, एक पहले तो इसको कैथोड में इंसिडेंट कराया जाता है। कैथोड में जैसे ही इसके फोटोन्स इंसिडेंट होते हैं, जो कि फोटोन आ रहे हैं लाइट के, वो जैसे ही कैथोड में इंसिडेंट होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, फर्दर क्या करते हैं, इसको डायनोड्स पे, 3 डायनोड्स के सेट बनाए हुए D1 D2 D3, 3 डायनोड्स बनाए हुए, इन 3 डायनोड्स में फॉलो अपॉन करते हैं। और जैसी डायनोड में ये इलेक्ट्रॉन पड़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन 10⁻2 टाइम्स ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। मतलब पढ़ने के बाद जैसे एक इलेक्ट्रॉन उसमें टकराया तो 100 इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जाएंगे। 100 इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकल करके दूसरे डायनोड D2 में टकराएंगे, और 100 जब टकराएंगे तो वो 10⁻2 टाइम वो भी फर्दर क्या हो जाएंगे, एम्पलीफाई हो जाएंगे। और फिर वो D3 में टकराएंगे तो 10⁻2 टाइम वो भी एम्पलीफाई हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के 10⁻6 टाइम एम्पलीफाई हो जाएंगे। कौन, जो ये इलेक्ट्रॉन से, और सिग्नल जो है स्ट्रांग हो जाएगा। ये सिग्नल जो है एनोड में मिल जाएगा, और उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, इसको आगे जा कर के रीड आउट डिवाइस के थ्रू पढ़ लिया जाएगा। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं बच्चों। एप्लीकेशंस में मैंने आप लोगों को बताया बहुत एक्यूरेटली ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बेरियम जैसे मेटल्स को, एल्कलाइन और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को बहुत अच्छे से मतलब ये डिटरमाइन कर देता है। और एप्लीकेशंस की बात करें तो एक्यूरेट होने के साथ साथ बहुत सस्ती टेक्निक है, सिंपलेस्ट टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर देखा जाए तो, है ना। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, जैसे पेट्रोल के अंदर टेट्राइथाइल लेड डालते हैं तो लेड की कंसंट्रेशन को पता करना, या इस तरीके से कहीं मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को पता करना, वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। तो ये अच्छी टेक्निक मानी जाती है अपने जहाँ इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, मगर इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं बच्चों। और बेसिकली इसकी लिमिटेशंस कब आ जाती हैं, जब हम इसको किसके साथ कंपेयर करते हैं बच्चों, जब हम इसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की से कंपेयर करते हैं। तो पहली बात इसमें आ जाती है कि इसमें जो टेम्परेचर है बच्चों वो बहुत कम टेम्परेचर है। इसकी टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है बहुत कम है, इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स जो है इसमें एक्साइट नहीं हो पाते। इस कारण इसको ज़्यादातर लोगों पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है। इसी के अलावा जो फ्लेम होती है वो लो इंटेंसिटी की होती है। फ्लेम से मिलने वाली एनर्जी किसी अदर एनर्जी की कंपैरिजन में लो होती है बच्चों, इसलिए आप इससे मतलब इसमें मतलब थोड़ा सा आपको इंटेंसिटी के इश्यूज़ रहते हैं। इसके अलावा जो आपने फ्लेम जलाई है, मतलब जो आपने आग जलाई है इस बर्नर से, वो हर बार एक बराबर नहीं रहेगी भाई, समझ रहे हो आप। उसमें क्या होगा, फ्लेम अलग अलग, आपने आज अभी शुरू किया मशीन तो आपकी मशीन की फ्लेम जो है ना अलग है, ठीक है। अगर आप उसको छेड़ोगे नहीं तो मान सकते हैं कि वो स्टेबल रहेगी, पर नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आप चलाओगे तो दोबारा चलाते समय आपकी फ्लेम हो सकती है इससे डिफरेंट, मतलब जनरली उससे डिफरेंट होगी। तो इस तरीके से फ्लेम अपने आप में एक स्टेबलाइज्ड चीज़ नहीं है, इसलिए इस पैरामीटर से मिलने वाली एनर्जी को भी स्टेबल नहीं माना जा सकता। तो दिक्कत होती है फिर स्टडी को वो करने के लिए, मैच करने के लिए, जिसका नाम होता है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना, वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कैल्शियम भी है, सोडियम भी है और पोटेशियम भी है किसी में, तो वहाँ के केस में ये मशीन सबको क्या करेगी, दिखाएगी। मतलब ये टोटल मेटेलिक कंसंट्रेशन दिखाएगी आपको, न कि केवल कैल्शियम की या पोटेशियम की या सोडियम की, ठीक है ना। तो ये भी इसमें एक बच्चों पिटफॉल है। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ क्योंकि इसको अगर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से मैच कराया जाए तो ये थोड़ा सा इन्फीरियर टेक्निक है, हालांकि बहुत ज़्यादा सस्ती टेक्निक है। अगर डबल एएस की बात करूँ तो वो 50 लाख से ऊपर की टेक्निक है। तो इसलिए इस बात को भी ध्यान देना ज़रूरी होता है बच्चों। जैसा कहते हैं ना, जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवारी, तो जहाँ सुई का काम होगा वहाँ सुई काम करेगी, तो ये सुई की तरह काम करेगी, ठीक है ना। इसका मतलब मेटलिक इंटरफेरेंस को ये पता नहीं कर पाती बच्चों। इसी तरीके से एल्कलीन और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए ही ये काम करती है। तो ये मैंने आपको कुछ इसकी बात बताई जो कि इसकी लिमिटेशंस हो गई, और एप्लीकेशंस के साथ हमने इसको डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।